22 जुलाई की दोपहर का वक्त था। माँ विजयश्री अपनी बेटी को बार बार फोन मिला रही थी, पर दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था कि तभी अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज आया। भैया, मैं बाद में बात करूंगी, अभी बिजी हूँ। वो लाइन पढ़ते ही विजयश्री का दिल बैठ गया। उनकी आंखें स्क्रीन पर टिक गई और दिमाग में सवालों का तूफान चल पड़ा, क्योंकि आकांक्षा हमेशा उन्हें माँ कहकर बात करती थी। फिर आज अचानक से भैया क्यों लिखा? ये छोटा सा शब्द उनके लिए खतरे की घंटी बन गया। हालांकि उन्होंने शाम तक होने का इंतजार किया, यानी शाम को कॉल आएगा उन्होंने सोचा था, लेकिन शाम हो गई, रात हो गई, कॉल वापस से नहीं आई। अब बेचैनी और बढ़ गई। उसी रात उन्होंने बड़ी बेटी प्रतीक्षा को सारी बात बताई और दोनों ने मिलकर एक बार को तो ये सोचा कि शायद आकांक्षा कामकाज को लेकर के परेशान होगी, फ्रस्ट्रेट होगी, इसलिए शायद कॉल नहीं करी हुई, पर वो सेफ होगी। लेकिन माँ का दिल नहीं मान रहा था। और फिर अगले दिन यानी 23 जुलाई की सुबह विजयश्री ने अपने जानकार की एक परिचित पड़ोसी महिला को साथ लिया और अपनी बेटी को साथ लिया और पुलिस स्टेशन पहुंची और कांपती हुई आवाज़ में पुलिस के सामने बोलना शुरू किया कि साहब, मेरी बेटी आकांक्षा 21 तारीख से गायब है, उसका फ़ोन शायद कोई और चला रहा है, मुझे डर है कि उसे खतरा है। लेकिन पुलिस वालों ने सिर्फ यहाँ पे ढाढ़स बंधाया और कहा, मैडम, जवान लड़की है, हो सकता है किसी दोस्तों के साथ कहीं चली गई होगी, 2-4 दिन में खुद लौट आएगी। अब ये कहकर पुलिस वालों ने FIR दर्ज करने से फिलहाल तो बात टाल दी, लेकिन फिर भी विजयश्री ने यहाँ पे हार नहीं मानी और फिर अगले दिन 24 जुलाई की शाम फिर से बेटी प्रतीक्षा के साथ वो थाने पहुंची और इस बार उस माँ की टोन थोड़ी सख्त हो चुकी थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप लोग मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं और ये कोई नॉर्मल मिसिंग केस का मामला मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है मेरी बेटी की जान खतरे में हो और कुछ हो भी गया हो। लेकिन पुलिस ने फिर भी वही जवाब दिया, हम नोट कर लेंगे, आप घर जाइए, अगर लड़की नहीं लौटेगी तो देखेंगे। और अब पुलिस की बेरुखी से टूटी हुई वो माँ विजयश्री उसी रात अपने भाई के साथ भाई को लेकर के सीधा कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक पहुंची। वहां भी लंबी सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें भी वहां बार बार यही दिलासा मिला कि जांच चल रही है, पता चलेगा। लेकिन माँ का शक अब यकीन में बदल चुका था कि शायद कुछ खतरा है या फिर अनहोनी हो चुकी है। इसीलिए उन्होंने अगला कदम उठाया और सीधे CM हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल कर दिया और ये पूरी बात बताई। किसी ने सुना नहीं, फिर हम जब 1076 में कॉल करी तब सुनी गई बात और तब जाकर के पुलिस ने अच्छे से काम करना शुरू किया और फिर तब रोंगटे खड़े कर देने वाले सच सामने आने लगे और ये पता चला कि जिस सूटकेस को उसकी बेटी ने खुद यानी आकांक्षा ने खुद अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा था और उसके ऊपर बैठ करके खुद मॉडलिंग कर इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट की थी, जिसे अब उसी में बंद कर उसे किसी ने यमुना नदी में हमेशा के लिए बहा दिया और आज तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया, ना वो मिली और ना वो सूटकेस। सो उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी थी और ये केस कैसे सुलझा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। सो वेल, माय नेम इज सुमित एंड यू आर वाचिंग आकांक्षा उर्फ माही केस। तो कहानी की शुरुआत होती है कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के सुजनीपुर गांव से, जहां आकांक्षा नाम की एक साधारण लड़की साधारण घर में जन्मी थी, जिसे प्यार से माही कहकर पुकारते थे। घर छोटा था लेकिन सपने भरे हुए थे। वहाँ उसकी माँ थी विजयश्री, बड़ी बहन थी प्रतीक्षा और बड़ा भाई था जो दिल्ली में नौकरी करता था। लेकिन घर की जिम्मेदारियों का लगभग बोझ जो है उसकी माँ के ऊपर ही था और इसी बीच माही उस घर की तीसरी संतान थी। बचपन से ही वो पढ़ाई में तेज थी, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हालात हमेशा सपनों का साथ कभी नहीं देते हैं। घर की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं थी और माँ ही सब कुछ मैनेज करती आ रही थी। तो इसीलिए अब 12वीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद आकांक्षा ने ठान लिया कि पढ़ाई के साथ साथ अब मैं जॉब भी करूंगी। उसके बाद वो कानपुर शहर आई और एडमिशन लिया और तभी बड़ी बहन प्रतीक्षा के साथ वो गुड फूड रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर चुकी थी। दिन भर ऑर्डर सर्व करना और फिर रात को किताबों में खो जाना अब उसकी यही डेली रूटीन बन चुकी थी। माँ हमेशा चाहती थी कि बेटियाँ पढ़ लिख कर अपन सेल्फ डिपेंड हो जाए और अब आकांक्षा ने भी ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं हालात को बदलूंगी और अपने माँ बाप का बोझ थोड़ा हल्का तो करूँगी। और फिर जैसे जैसे वक्त बीतने लगा वैसे वैसे शहर की भागदौड़ में उसका भी मन थोड़ा थक जाता था। काम करके आती, थक जाती और इसी बीच उसने मोबाइल की दुनिया में सुकून ढूंढना शुरू कर दिया और इसलिए फिर इंस्टाग्राम पर वो एक्टिव रहने लगी और फिर वहीं से उसकी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 21 जुलाई 2025 ये वही दिन था जिसने सब कुछ बदल दिया।
शाम को आकांक्षा ने हमेशा की तरह अपनी शिफ्ट पूरी की। जहाँ रेस्टोरेंट में वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई, यानी लड़का भी वहाँ पे काम कर रहा था। दोनों के बीच बातचीत हुई जो कि पहले से भी हो रही थी, और दोनों एक साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकले और दोनों बात करते करते उस किराए के रूम तक पहुँचे जहाँ अब आकांक्षा अकेली रह रही थी। लेकिन उसके बाद उसका वहाँ से नामो निशान मिट गया, यानी उस रात के बाद आकांक्षा का कोई पता नहीं चला। और फिर 22 जुलाई की सुबह माँ विजयश्री ने अपनी बेटी को कई बार फ़ोन किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद काम में बिजी होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनके मन में शक गहराने लगा। और फिर दोपहर में आया वो मैसेज जिसने सब कुछ बदल दिया। भैया मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगी, अभी काम में बिजी हूँ। तभी उन्हें लगा कि इस फ़ोन के पीछे ज़रूर कोई और है, और अब परिवार की बेचैनी बढ़ गई। रेस्टोरेंट वालों से जाकर के पूछा तो उन्होंने कहा कि आकांक्षा तो पिछले 3 दिनों से काम पर नहीं आई है। ये सुनकर चिंता और गहरी हो गई। परिवार ने तुरंत बर्रा चौकी और फिर प्रॉपर बर्रा थाना में शिकायत दी, लेकिन वहाँ भी पुलिस का रवैया ढीला ही रहा। हर बार दिलासा मिला, एक्शन कुछ नहीं हुआ, और आखिरकार विजयश्री ने सीएम हेल्पलाइन नंबर यानी 106 पर कॉल किया, और तभी दबाव बढ़ा तो धीरे धीरे पुलिस हरकत में आई। 8 अगस्त 2025 को पूरे 15 दिन बाद आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट ऑफिशियली दर्ज हुई। और फिर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने सबसे पहले सवाल किया कि आपको किसके ऊपर शक है। इसीलिए फिर बिना देरी किए विजयश्री यानी उसकी मां और उसकी बड़ी बहन प्रतीक्षा ने एक ही नाम लिया, सूरज कुमार। विजयश्री ने साफ कहा कि उनकी बेटी के जो सबसे करीब इन दोनों रहा है वो कोई और नहीं बल्कि सूरज ही था। दोनों रेस्टोरेंट में एक साथ काम करते थे, अक्सर साथ आते जाते थे, और कई बार वो उसके रूम पर भी विजिट करता था। आकांक्षा खुद बता चुकी थी कि अब इन दिनों उनके बीच झगड़े होने शुरू हो चुके थे और सूरज का व्यवहार काफी बदल चुका था, और इसीलिए आकांक्षा के गायब होने के बाद मां का पहला शक सीधे उसी पर गया। फिर पुलिस ने सूरज को बुलाया और पूछताछ शुरू की। उसने वहां पे कुछ एक अजीब सी कहानी सुनाई और उसने कहा कि 21 जुलाई को हमारा मामूली सा झगड़ा हुआ था। हम दोनों रेस्टोरेंट पे पहले काम वो शिफ्ट कंप्लीट करते हैं, दोनों साथ में निकलते हैं, रास्ते भर बात करते हैं, रूम में आते हैं और दोनों का झगड़ा होता है हल्का फुल्का सा, और वो अचानक से वहाँ से निकल करके चले गए। और उसके बाद वो कहाँ गई मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यानी उसने फैमिली के साथ यहाँ पे एक नाटक भी रचा। कभी माँ और बहन के साथ मिलकर मोहल्ले में घूमकर उसकी तलाश करना, कभी फ़ोन करके ये दिखाना कि फ़ोन नहीं लग रहा है तो मुझे बेचैनी हो रही है कि वो कहाँ है। लेकिन पुलिस ने गौर किया कि उसके हाव भाव, उसका बयान कुछ अजीब है, और तब पुलिस ने टेक्निकल जांच शुरू कर दी। आकांक्षा और सूरज दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल्स, लोकेशन भी निकाली गई और नतीजे फिर चौंकाने वाले सामने आ गए। 21 जुलाई की रात दोनों की लोकेशन बिल्कुल एक ही जगह पर मिली। इतना ही नहीं, 22 और 23 जुलाई को भी आकांक्षा का फ़ोन उसी एरिया में एक्टिव था जहां सूरज मौजूद था। ये सुराग पुलिस के लिए गेम चेंजर बन गया। लेकिन इस केस ने कन्फ्यूजन तब पैदा कर दिया जब आगे चल के, यानी कि पुलिस को तो पहले यही लग रहा था कि हाँ चलो अब गेम चेंजर, हमें सबूत मिल चुका है। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस वालों को आकांक्षा का फ़ोन का जो लोकेशन था वो मुंबई की ओर दिखाई पड़ रही थी, और इसीलिए पुलिस भी यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो गई और उन्हें लगा कि सीरियसली वो लड़की मुंबई चली गई है कामकाज के लिए। और उन्होंने फैमिली वालों को ये समझाना शुरू कर दिया कि देखिए आपकी बेटी जो है मुंबई किसी कामकाज से या फिर जॉब के लिए चली गई होगी और वो शायद आपको बताना नहीं चाहती होगी, और वो चुपचाप चली गई। लेकिन उसकी माँ विजयश्री यहाँ पे अड़ी रही और उन्होंने साफ कह दिया नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी मुझे बिना बताए इतनी दूर जा ही नहीं सकती। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उनकी ये जिद तब सच साबित हुई जब जांच में आगे चल के सीसीटीवी ने खुलासा कर दिया कि सूरज खुद कानपुर सेंट्रल स्टेशन गया था और उसने मुंबई जाने वाली ट्रेन में आकांक्षा का फ़ोन चुपके से रख दिया था। उसकी ये चाल परिवार और पुलिस दोनों को गुमराह करने के लिए थी, लेकिन अब उसके झूठ का जाल खुलने लगा था। अब ये सारे खुलासे पुलिस एक के बाद एक करते जा रहे थे और इसीलिए पूरी तरीके से पुलिस वालों का शक सूरज पर जा टिका अब यकीनी हो चुका था और इसीलिए फटाफट से उसे हिरासत में लिया गया और उससे लंबी पूछताछ शुरू कर दी। और तब जा कर के वो सारे राज बाहर आने लगे जिसके लिए उसकी माँ, उसकी बहन ने दर दर ठोकरें खाई थी। सोचो जरा, अगर 22 जुलाई की जब वो पहली बार रिपोर्ट लिखाने पहुँचे थे और फिर 24 जुलाई को भी गए थे, तब भी अगर रिपोर्ट लिख ली जाती, जांच शुरू हो जाती, तो शायद हो सकता था कि जांच
पहले ख़त्म हो जाती, कुछ और नतीजे आते या फिर ये सच्चाई पहले सामने आ जाती। लेकिन सिस्टम की लापरवाही और फाइलों की देरी ने सबको भटकाए रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि ना आकांक्षा मिली और ना ही सूटकेस। दरअसल 2024 में आकांक्षा और सूरज की कहानी की शुरुआत बड़ी ही साधारण और मासूमियत के साथ इंस्टाग्राम पर हुई थी। पहले एक फॉलो, फिर कुछ कमेंट्स और उसके बाद डायरेक्ट मैसेजेस करना, और फिर सूरज फतेहपुर के हरीखेड़ा गांव से निकलकर कानपुर चला आता है सिर्फ आकांक्षा के लिए। दरअसल सूरज पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन, लेकिन सर्वाइवल के लिए कानपुर में आने के बाद उसने वहीं पर नौकरी ज्वाइन करी जहां आकांक्षा और उसकी बहन प्रतीक्षा पहले काम कर रही थी। लेकिन फिर हालात बदले। सूरज ने नौकरी छोड़कर हनुमंत विहार वाले एक दूसरे रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया और उसने आकांक्षा को भी कन्विंस कर लिया। यानी अब आकांक्षा को भी समझ में आया कि चलो वहाँ पे थोड़ी सैलरी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन मेन बात ये थी कि उसका प्रेमी वहाँ पे काम करता था और इसीलिए वहाँ पे उसने काम छोड़ करके आकांक्षा ने फैसला किया कि वो अब अपने प्रेमी के साथ वहाँ पे काम करेगी, और इसीलिए उसने हनुमंत विहार में एक नया किराए का कमरा लिया और ऑफिशियली वो अकेली वहाँ पे रहने लगी। लेकिन प्रैक्टिकली उसका साथ वहाँ पे सूरज देता था और वो वहाँ पे आता जाता था, और ये बात धीरे धीरे मोहल्ले में और घर वालों तक पहुँच गई और चर्चा का विषय बन गई कि आकांक्षा अब वहाँ पे अकेली नहीं रहती, बल्कि उसका प्रेमी या फिर जो कहें सूरज वहाँ पे आता जाता था। अब माँ को भी ये बात समझ में आ गई कि जिस तरीके से पहले ओपनली उसकी बेटी बात करती थी, अब उस तरीके से बात नहीं कर रही है, कुछ बातें छिपा रही है। लेकिन तब तक वो बातें छिपाती थी जब तक बात बिगड़ी नहीं थी। खैर, शुरू में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था और ऐसे ही समय बीतने लगा। लेकिन फिर अचानक 21 जुलाई 2025 की रात सब कुछ बदल गया, और तब से लेकर 20 सितंबर तक सूरज ने आकांक्षा की माँ, उसकी बहन, इनफैक्ट पुलिस को भी घुमाया। इस दौरान माँ ने सूरज से कई बार पूछा भी था, बेटा बता दे उसकी बेटी, मतलब मेरी बेटी कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छिपा रखा है या फिर वो कहाँ चली गई है। लेकिन सूरज ने कुछ भी नहीं बताया। अब जब उसने बताया भी तो कुछ इस तरीके से बताया कि माँ की तो दुनिया ही उजड़ गई। और क्या, मैं मेरी बेटी चली गई, हमको अफसोस है, उसको जिंदगी भर की सजा दी जाए। पुलिस ने नहीं सुना, सही ये हमें जिंदगी भर सजा दी जाए उसको। ये मानती है अगर पुलिस तुरंत कर लेती तो जल्दी खुल जाता मामला। हाँ। दरअसल 21 जुलाई 2025, जहाँ तक आपको याद होगा, दोनों करीब रात को शिफ्ट खत्म करते हैं और साथ साथ रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं, साथ साथ चलते हैं, बातें करते जाते हैं और उस किराए के मकान तक पहुँचते हैं जहाँ पे आकांक्षा अकेली रह रही होती है। लेकिन अब कमरे के अंदर जाते ही बातें थोड़ी तेज हो जाती हैं, माहौल गर्म हो जाता है और दोनों के बीच कुछ कहासुनी शुरू हो जाती है। फिर झगड़ा तेज हो गया और झगड़े का माहौल अचानक इतना बिगड़ गया कि बात हाथापाई तक आ गई और वो उसे पीटने लगा। और बातों ही बातों में सूरज इतना ज़्यादा अपना होश खो बैठता है कि वो आकांक्षा का गला दबा करके उसका गेम ओवर कर देता है। पहले तो सूरज हक्का बक्का हो गया कि ये उसने क्या कर दिया, फिर वो काफ़ी घबराया और फिर जब उसे समझ में आया कि अब तो कुछ इसका करना ही पड़ेगा, तब उसने अपने फ़ोन से अपने एक करीबी दोस्त आशीष को कॉल किया। आशीष वही था जो फतेहपुर के खानपुर कदीम इलाके का रहने वाला था और अक्सर सूरज के साथ उसका उठना बैठना होता था। फ़ोन पर सूरज ने सिर्फ इतना कहा कि तुम भाई जल्दी से आ जाओ, बड़ी मुसीबत पड़ गई है। फिर कुछ ही देर बाद बाइक से उसका दोस्त वहाँ पे पहुँच जाता है और फिर वो सब कुछ समझाता है कि कैसे कैसे क्या हुआ, और इसके बाद वो दोनों ढूंढना शुरू कर देते हैं कि आखिर अब इसका करें भी तो करें क्या। तब सामने से नज़र आता है कि एक सूटकेस पड़ा हुआ है और ये वही सूटकेस था जिसे आकांक्षा ने खुद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए उस सूटकेस को ख़रीदा था। इनफैक्ट उसके ऊपर बैठ करके मॉडलिंग की फ़ोटोशूट किया और उसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था। लेकिन अब उसी में दोनों ने मिल करके उसे पैक किया और सूटकेस को बाइक पर रखा और आधी रात सफ़र शुरू किया। और रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। कानपुर से निकल करके वो बांदा जिले के चीला घाट पहुंचे जहां यमुना की लहरें शोर मचा रही थी और दोनों ने बिना देरी किए सूटकेस उठाया और नदी की गहराइयों में धकेल दिया। तो सच्चाई ये थी कि ये सब अचानक से नहीं हुआ था कि उसने गुस्से में उसे ख़त्म कर दिया, क्योंकि सूरज ने बताया कि वो उसे प्यार करता था। इट मीन्स प्यार करता था, पर अब उसे वो चीट कर रहा था। और जब ये बात
उसे आकांक्षा को पता चली, यानी कि इसकी भनक लगी थी, तब ये बात दोनों में बिगड़नी शुरू हुई। उस समय सबूत नहीं था तो हल्के फुल्के झगड़े होते थे, और जब दोनों में टेंशन बिगड़ी थी, बातें बिगड़नी शुरू हुई थी, तो आकांक्षा ने अपनी माँ को इसके बारे में बताना शुरू किया था कि झगड़े होने लगे हैं, उसका रवैया थोड़ा बदल गया है। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया जब वो दोनों रेस्टोरेंट से निकले, रूम तक पहुंचे और सूरज का फ़ोन आकांक्षा के हाथ लगा और उसने गैर लड़की के साथ सूरज का चैट पढ़ लिया कि दोनों ने कपल की तरह बातें की हुई है, और ये शक बिल्कुल कंफर्म हो गया कि वो किसी और लड़की के साथ है, उसके साथ रिलेशन में होते हुए भी। और इस वजह से दोनों में झगड़ा अब पूरे आसमान पे था, और यहीं पर माहौल गर्म हुआ और वो घटना घटी और उसने उसका गेम ओवर कर दिया। असल बात यह है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अक्सर रिश्तों को बर्बाद कर देता है। कभी प्रेमी की जिंदगी पलट जाती है और कभी प्रेमिका की। लेकिन समझने वाली बात जरूरी ये भी है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो प्लीज़ आप उसकी रिस्पेक्ट करो, कमिटमेंट को निभाओ, और अगर आप नहीं निभा सकते हैं तो आप सामने जाकर के कह दो कि मैं नहीं निभा सकता हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, धोखा देते हैं पीठ पीछे से, तो उसका नतीजा घातक ही साबित होता है। बाकी इस केस को जितना हो सके प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, हो सके व्हाट्सएप के स्टोरी पे लिंक लगा के शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों की आंखें खुले और कोई इस तरीके से एक दूसरे का शिकार ना बने। प्लीज़, बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।